नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने फौज में, सेना में भर्ती के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिससे सेना को बदलते जमाने में एक अत्याधुनिक फौज बनाने का मौका मिलेगा। युवाओं को सेना से जोड़ने और सेना को सशक्त बनाने के लिए इस कदम की तारीफ भी हो रही है, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको संक्षेप में बता देते हैं कि स्कीम है क्या और कैसे ये भारतीय फौज का स्वरूप बदल सकती है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नेवी में 4 साल के लिए, यानी अब कम वक्त के लिए जवानों की भर्ती होगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को अब फौज में लिया जाएगा। 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन्हें सैन्य बलों में शामिल कर लिया जाएगा और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद इनमें से 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। सिर्फ 25% जवानों को 1 महीने के बाद फिर से भर्ती किया जाएगा। अभी फिलहाल जो सिस्टम है उसमें सीधे सीधे एक जवान की भर्ती होती है और वो 17 साल तक की अपनी पूरी सर्विस देता है। इसके बाद उसे पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती थी। आपको बता दें कि अब इस नई स्कीम के अंदर पेंशन नहीं होगी। सेना को आखिर इस नई स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी, यह जानते हैं। आज का युग आधुनिक युग है। युवा टेक्नोलॉजी को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं और सेना में उनका सही इस्तेमाल भी होगा। यह सोच है इसके पीछे। साथ ही सेनाओं की सैलरी और पेंशन का खर्च बचेगा। इस नई स्कीम में पेंशन नहीं दी जा रही है। अग्निवीरों को अब सेना निधि मिलेगी, जो उन्हीं की तनख्वाह से बचाए गए पैसे और 30% सरकार के योगदान से जमा होंगे। इससे वो अपने आगे के करियर में इस्तेमाल कर सकेंगे। यह राशि लगभग 11.5 लाख होगी। साथ ही उन्हें सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे के लिए ब्रिज कोर्सेस करवाए जाएंगे। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कर्ज देने के प्रावधान भी किए गए हैं। इस सब से जो पैसा बचेगा, यानी इस सैलरी और पेंशन की जो बचत होगी, उस पैसे से और हथियार, उपकरण, सारो सामान, तकनीक खरीदी जा सकेगी सेना के लिए। सेना में जो खाली पद हैं उन पर इस नए स्कीम के तहत जल्द भर्ती हो पाएगी। आपको बता दें, फिलहाल सेना में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। 2 साल से भर्ती हुई नहीं है। इस स्कीम से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि सेना के रक्षा बजट में बड़ी बचत होने जा रही है। कैसे होगा आपको समझाते हैं। समझिए कि फिलहाल एक सैनिक की 10 साल की सर्विस पर सेना और सरकार 5 करोड़ 12 लाख से ज्यादा खर्च करती है। अब जब अग्निवीर भर्ती होंगे तो इनकी मात्र 4 साल की सर्विस होगी, जिस पर खर्च आएगा 80 से 85 लाख रुपए ही। आपको बता दें कि फिलहाल भारत की सेनाओं में जो एवरेज उम्र है वो 32 वर्ष है। इस स्कीम के लागू होने के बाद भारतीय फौज और यंग और जवान हो जाएगी। भारतीय फौज की जो एवरेज औसत आयु है वो घटकर 24 से 26 साल हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, जिनमें कुछ पूर्व फौजी अफसर भी शामिल हैं, जो इस योजना से सहमत नहीं हैं। उन्हें इसमें कई कमियां दिखाई देती हैं। उनका क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना यह है कि 4 साल की सर्विस में वो नौजवान सैनिक अपना पूरा समर्पण नहीं दे पाएगा और 4 साल में कोई सैनिक पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हो पाता। इसके अलावा इस बार भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर होने जा रही है। इसका मतलब आपको पहले बता दें, ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती का मतलब यह है कि अब पूरे देश से, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी देश के लोग किसी भी रेजिमेंट में भर्ती किए जाएंगे। पहले ये भर्तियां जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर होती थी। जो लोग इससे सहमत नहीं है, उनका कहना है कि एक जवान जब एक रेजिमेंट में जाता है तो वो अपने क्षेत्र, अपनी जाति का गौरव महसूस करता है, उसके प्रति निष्ठा महसूस करता है, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा रिटायर होने के बाद इन अग्निवीरों को दूसरी नौकरी मिलने में भी मुश्किल होगी। साथ ही साथ ऐसे लोग समाज के लिए भी एक खतरा बताए जा रहे हैं कि समाज के अंदर सैनिक ट्रेनिंग पाए, बंदूक हथियार जानने वाले बेरोजगारों की तादाद बढ़ जाएगी। यह समाज के लिए खतरा हो सकता है। जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि 4 साल के बाद जवानों का हाल क्या होगा, इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज दिया। गृहमंत्री ने कहा है कि 4 साल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में भी इन अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक सवाल और उठ रहा है कि रेजिमेंटेशन कैसे किया जाएगा। हमने लेफ्टिनेंट जनरल सी बंशी पुनप्पा से बात की। उन्होंने बताया इस वक्त सेना में कितने पद खाली हैं, कितनी भर्तियां होनी हैं और कैसे अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद आगे अपना करियर चुन पाएंगे।
तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years ऑलमोस्ट 1.75 lakhs रिक्रूट्स आएंगे हमारा अग्निवीर। अभी सारा रिक्रूटमेंट ये अग्निवीर के तौर पर ही होगा, अग्निपथ स्कीम के तौर पर ही होगा। रेजिमेंटेशन के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है, रेजिमेंटेशन रहेगा और ये अग्निवीर को हम पूरा तरीके से शामिल किया जाएंगे। ये जो सिस्टम में हमारा जो नाम नमक निशान जैसे आपने कहा है उसके ऊपर निर्भर है, पलटन के नाम के ऊपर, और एक यूथफुल यंग लॉट शुरू में मिलते हैं और जब ये निकलते हैं एज ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल्स, ये बहुत ईजिली ऑब्जॉर्ब हो सकता है सीएपीएफ और असम राइफल में, क्योंकि हमारा काम साथ साथ होता है। तो आपने देखा एक ऐसा विषय है जो भारतीय फौज को बहुत प्रभावित करने जा रहा है। तो इसे समझने के लिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स जानने के लिए, इसके फायदे और आशंकाओं पर बात करने के लिए एक बहुत सीनियर पैनल हमने आपके लिए आज अपने कुरुक्षेत्र में जुटाया है। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ ऐसे 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 40 साल दिए हैं भारतीय फौज को। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब हैं, जो कि भारतीय फौज के एक्स डीजीएमओ रह चुके हैं, डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ हैं, आप भी फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं। जनरल साहब, स्वागत है आपका भी। और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हमारे साथ हैं, 40 साल की सेवा दी भारतीय फौज को, अलग अलग पदों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टेरेन्स में काम किया है और एक्स इंडियन आर्मी कमांडो ट्रेनर भी हैं। जनरल साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। ये एक पहलू है। अब दूसरे पहलू के लिए, टेक्नोलॉजी के पहलू के लिए, भारतीय फौज को आज नई तकनीक की, नए उपकरणों की, नए हथियारों की जो जरूरत है वो कैसे पूरी हो सकती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। वो समझने के लिए जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस नई स्कीम को लॉन्च करने के पीछे, हमारे साथ जेडी पाटिल साहब जुड़ रहे हैं। होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीनियर एक्स वाइस प्रेसिडेंट है लार्सन ट्रूब्रो डिफेंसिव बिजनेस और न्यू एज स्मार्ट टेक बिजनेस के। पाटिल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एक अग्रणी भूमिका अदा कर रही है डिफेंस के क्षेत्र में। अशोक अतलूरी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतलूरी साहब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेन टेक्नोलॉजीज के। और अतलूरी साहब, स्वागत है आपका। और आपकी कंपनी का जो योगदान है, मैं बता दूं, केवल भारत में नहीं, विदेशों में कई जगहों पर ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और सिमुलेशन फॉर वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट उस क्षेत्र में काम करती है। यानी आप आम सरल भाषा में, मैं गलत हूंगा तो अतलूरी साहब मुझे बाद में करेक्ट कर दें, एक फौजी को ट्रेनिंग देना, उसे तैयार करना प्राइवेट सेक्टर के जरिए कैसे किया जाता है, उसमें मदद करती है उनकी कंपनी। अब इस पैनल में ऐसे लोग भी हैं जो इस स्कीम से सहमत हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इस स्कीम से सहमत नहीं। मैं पहले सहमत वालों से शुरुआत करना चाहता हूं। कुलकर्णी साहब, आपके पास में आ रहा हूं। आपके लिहाज से इस स्कीम से जो फायदे होने जा रहे हैं वो उन आशंकाओं पर कैसे भारी पड़ते हैं जो कुछ और लोग बताते हैं? सौरभ, धन्यवाद। और आप पहले मेरे से पूछा कि जितने भी वेटरन कम्युनिटी है वो सही बात में नाराज हो जाएगी, तो मैं कहूँ इनकी एप्रीहेंशन है, इनके चंद एक ऐसे विचार है, क्योंकि हम सब सर्विस कि हम लोगों को लगता है, तो पहले मैं कहूँगा कि अब आदि है। जनरल साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, आपको हम साफ साफ सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार जरा ठीक कर लें, अगर आप सिस्टम के थोड़ा और नजदीक आ जाए बात करने के लिए। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ, बोलिए। हाँ सर, आप बोलें। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो अग्निपथ स्कीम है और इस अग्निपथ स्कीम के निष्पक्ष जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, मुझे लगता है, मुझे भी कई बार एक एप्रीहेंशन से कि शायद ये सिस्टम जो है, क्योंकि रेजिमेंटेशन होने के नाते जिस प्रकार से हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, जिस प्रकार से हम लोग फौज में भर्ती होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग अपने जवानों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उस प्यार के कारण वो जिस प्रकार से अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, शायद उसमें प्रश्न बिंदु लग जाए। पर मेरे को लगता है अब जब मैं सिस्टम को मैंने अच्छी तरह ध्यान पढ़ा, देखा,
तो मुझे लगता है जब भर्ती एक ही होगी, अग्निवीर ही आएंगे, सिपाही तो है ही नहीं ना, अग्निवीर हैं, सिपाही वो 4 साल के बाद बनेंगे। तो अगर किसी भी आदमी ने फौज में भर्ती होना है तो ये कहना कि साहब 2 तरह की भर्तियां हैं, एक सिपाही की भर्ती है या एक दूसरे अग्निवीर की है जो 4 साल के लिए जिसको टूर और ड्यूटी अग्निपथ कहा जा रहा है वो अलग है, ये ऐसे नहीं, एक ही भर्ती है। यानी कि अगर मुझे फौज के अंदर नौकरी करने की मेरे में जज्बा है, जोश है और मैंने अगर फौज के अंदर आना है तो मेरा रूट ऑफ एंट्री एक ही है और वो है अग्निवीर। और इसके लिए मैंने परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में मैंने सफल होना है, कॉम्पिटिटिव है, वैकेंसी जानता हूं मैं कि 40,000 सालाना वैकेंसीज है, भर्ती एक बार होनी है, तो पूरे ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन है। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल क्लियर करना है, फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है और तब मैंने भर्ती होना है। और भर्ती में भी ऑल इंडिया ऑल क्लास में जरूर ये कहूंगा कि मैं कहूँ और कुमाऊं रेजिमेंट का होने के नाते अगर 4,000 कुमाऊनी हर साल फौज के अंदर आते हैं, हो सकता है कि इस ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है 5,000 आए, हो सकता है 3,500 आए। तो ये जो है, और लेकिन देखा जाएगा क्योंकि भर्ती जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, भर्ती में कोई भी डाइल्यूशन नहीं है, भर्ती जैसे होती थी वैसे ही होगी। वो सेंटर में ही जाएंगे, सेंटर में ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बाद वो 3.5 साल तक पलटन के अंदर रहेंगे और उस 3.5 साल तक वो अग्निवीर ही रहेंगे और उसके बाद सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। और उनमें से जो भी एक पलटन के अंदर 30 या 40 लोग आते हैं उनमें 25% लोगों को सिपाही के तौर पर वापस लिया जाएगा और वो 25% सिपाही वो नहीं, ये तो सर बात हो गई। सवाल भर्ती की प्रक्रिया पर नहीं है, सवाल ये है कि जनरल साहब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या आप एक 4 साल की सर्विस देकर, जिसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग ही है, तो आप एक परिपक्व सैनिक, एक पूर्ण सोल्जर तैयार कर पाएंगे? आपको सौरभ आश्चर्य होगा, ये तो अग्निवीर है, अभी तो सिपाही बना ही नहीं है। सिपाही बनने के लिए 4 साल हैं, अब 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो आपके पास आए। यानी कि अगर आप देखें तो 2 स्टेजेस हो गए ट्रेनिंग के, एक जो 6 महीने वो सेंटर में ट्रेनिंग पाया है और उसके बाद 3.5 साल वो आपके साथ रहेगा, जिसमें उसको तकरीबन 30 दिन की सालाना छुट्टी है, तो 90 दिन या 100 दिन वो छुट्टी पर रहेगा, बाकी वक्त वो आप। क्या हम लोगों को पलटन के अंदर जो जिसके साथ उसने काम करना है, हमारे साथ हमने उसको ट्रेनिंग देनी है, वो उसी पलटन में सिपाही बनेगा जिस पलटन में उसको भेजा गया है। तो उस 40 से 30 लड़कों में से हमने 10 जनरल साहब, लेकिन उसमें से तो 25%, उसमें से तो आगे के लिए केवल 25% ही रह जाएंगे ना, 75% तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। हाँ, तो पर जो 4 साल के बाद रिटायर जो सिपाही नहीं बन सके, मैं ये नहीं कहूंगा रिटायर शब्द गलत होगा, वो अग्निवीर जो सिपाही नहीं बन पाए उनके लिए जो सेवा निधि है, उनके लिए जो तरह तरह के इंसेंटिव दिए गए हैं, 12 लाख रुपए या 12 लाख के आसपास उनको दिया जाएगा। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन फिर मैं जा रहा हूं आगे। आपके हिसाब से इस स्कीम से भारतीय फौज की इफेक्टिवनेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? मेरी तरफ से, मेरी राय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इफेक्टिवनेस में और सुदृढ़ होगा। नंबर 1, नंबर 2 यूजफुल प्रोफाइल होएगा, नंबर 3 जो हम लोग बार बार हमें लग रहा है कि शायद नाम, नमक, निशान या रेजिमेंटेशन में फर्क पड़ेगा, मैं कहूंगा कि शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कहना क्योंकि ऑल इंडिया ऑल क्लास में है, जो एंट्रेंस टेस्ट में पास होगा वही आएगा, जो पुरानी सिस्टम से उसमें शायद थोड़ा सा तब्दीली होगी। शायद हो सकता है 3 या 4 लड़के उस जिस सिटी के उस रीजन के ना हो, लेकिन आज की तारीख में उनको देख करके, क्योंकि ऑल इंडिया ऑल क्लास जैसे संजय साहब है, वो जिस रेजिमेंट से आते हैं उनके पास भी रेजिमेंट ऐसी पलटन है जो ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट है। हमारे पास भी अहीर भी है, कुमाऊनीज भी है, और कई है जो बिल्कुल गढ़वाल रेजिमेंट, जो पूरा गढ़वालीज है, अलग रेजिमेंट। तो इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं है ऑल इंडिया ऑल क्लास के रेजिमेंटेशन पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला पड़ेगा। हम लोगों की जिम्मेवारी है इसमें। बहुत 2 बातें मैं कहूंगा सौरभ, 2 बहुत बड़ी बात है। जिम्मेवारी कमांडिंग ऑफिसर की है जो उसके पास आते हैं, जिम्मेवारी सरकार की है जो 75% बाहर जाते हैं, उनकी कितनी इज्जत होती है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं जरा अब जनरल भाटिया का रुख करना चाहता हूं। जनरल साहब, मैंने आपके व्यूज पढ़े, आपका मानना है कि ये इस सिस्टम के साथ ऐसे वक्त पर इतना बड़ा परिवर्तन करना ये ठीक नहीं है, आपकी वजह हम जाने आपसे। उससे पहले मैं जो सबसे बड़ी
वजह इस स्कीम को लॉन्च करने की बताई गई, 2-3 बड़ी वजह, वो मैं आपके और दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। एक तो जिसका इशारा अभी किया जनरल कुलकर्णी ने कि इससे हमारी फौज की प्रोफाइल जो है वो यंग हो जाएगी। हम एक एवरेज एज जो 32 वर्ष है वो घट करके 24-26 साल हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि आपका जो पैसा पेंशन और सैलरीज पर खर्च होता है टोटल रक्षा बजट का, उसमें कम से कम 30% का इजाफा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। यानी आप अपने सैन्य उपकरण और तकनीक खरीदने के लिए 30% ज्यादा पैसा लगा पाएंगे। ये 2 बड़ी वजह बताई जाती हैं इस स्कीम के पीछे। आपकी आशंकाएं क्या हैं? देखिए, आर्म फोर्सेस का जो रोल है वो बड़ा सिंपल सा रोल है। वो है, कहते हैं ना कि फौज लड़ाई लड़ेगी। फौज लड़ाई लड़ना नहीं होता, फौज को पीस इंश्योर करना पड़ता है। आर्म फोर्सेस जो है लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, लड़ाई लास्ट रिजॉर्ट है और मैं मानता हूं कि लड़ाई नहीं हो, वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन पीस इंश्योर तब होगा जब आप तैयार रहेंगे, आप डिफेंस प्रिपेयरनेस आपकी देख दी, ऑपरेशन रेडीनेस ठीक होगी। जो अग्निपथ स्कीम है, जैसे जनरल कुलकर्णी ने बताया, बिल्कुल सहमत हूं उनसे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, भर्ती के प्रोसेस में, भर्ती के प्रोसीजर में, भर्ती के क्राइटेरिया में कोई बदली नहीं है। हमारे जवान वहां से आ रहे हैं जहां से आ रहे थे पहले, वही करेंगे जो करना है उन्होंने। लेकिन क्या होगा अभी, एक जवान जो पहले, एक रिक्रूट जो भर्ती होने के लिए आता 2 से 3 साल तैयारी करता था भर्ती होने के लिए, उसमें एक जज्बा होता था, एक उसमें चाहत होती थी, एक उसमें जोश होता था कि मैंने आना है और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आर्मी का हिस्सा बनना है, मैंने वहां पर नौकरी करनी है। अभी वो 4 साल के लिए क्यों आएगा बताइए? नंबर 1, वो नहीं आएगा। वो पहले पुलिस में जाएगा, पहले सीआरपीएफ में जाएगा, असम राइफल में जाएगा, कि वहां से पक्का नौकरी है। मैं क्यों आऊंगा कि मुझे 75% तो निकाल देंगे 4 साल के बाद, मेरी पक्की नौकरी नहीं है। जब मुझे निकालेंगे मैं वापस जाऊंगा, मुझे गांव में बोले तू तो फेल होके आ गया, तू रिजेक्टेड है, तू रिजेक्टेड है, फ्रस्ट्रेशन होगी उसकी, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। आर्म फोर्सेस क्या असर होगा? प्राइमरी रोल क्या है हमारा? प्राइमरी रोल डिफेंस ऑफ द नेशन। उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एक जवान जब आता है पलटन में, 42 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आता है, मैं मानता हूं आता है ट्रेनिंग के बाद, लेकिन उसके बाद उसको खुद ट्रेन करते हैं। जब तक 3 से 4 साल तक वो पलटन में, बटालियन में जहां वो नौकरी करता है, वहां का हिस्सा बनने के लिए वो 3 से 4 साल लगते हैं। अभी हम 4 साल में उसको हम क्या कह रहे हैं, तो वापस चला जा। जरूरी बात है वो अपना पूरा रिस्क वर्जन होगा, उसमें रिस्क नहीं लेगा क्योंकि उसे वापस जाना है, 75% वापस जाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो बिल्कुल गलत स्कीम है, इसमें किसी का फायदा नहीं है। आपका प्राइमरी रोल जो है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत खराब हो रहेगा। आर्म फोर्सेस की कम्बैट इफेक्टिवनेस है जो, उसमें फर्क पड़ेगा, हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस फर्क पड़ेगा, और उसमें फायदा किसका होगा? किसी का फायदा नहीं होगा उसमें। अगर आप सोचते हैं कुछ आप पैसे बचा लेंगे, मेरे ख्याल से उसमें भी मुझे शक है, क्योंकि जो पैसे बचेंगे उसको आप दूसरा खर्च करना होगा। या तो उनको आप परमानेंटली बोलिए कि 75% जो निकलेंगे फौज से उनको मैं सीएपीएफ में लूंगा। होम मिनिस्टर ने ट्वीट करा है उसमें, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं देंगे कि उन्होंने आपको जरूर लेंगे। ठीक है, उसमें बहुत अंतर है उसमें, और जो एश्योरेंस दी जाती है और जो होता है आउटकम होती है, हमने देखा, बहुत सालों तक देखा हमने, 40 साल नौकरी करी फौज में, उसमें काफी फर्क आता है। तो जो इंडियन सोल्जर है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कॉस्ट मिनिमम करता है और डिलीवरी मैक्सिमम करता है, आज उसी के पीछे हम पड़े हैं कि उसकी पेंशन ज्यादा है, उसकी पे ज्यादा है। हमें देखना चाहिए कि अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे, उसको पेंशन नहीं देंगे, उसको पे नहीं देंगे, उसको सिर्फ 4 साल रखेंगे, तो लड़ाई क्यों लड़ेगा? व्हाई शुड ही रिस्क हिमसेल्फ? क्यों रिस्क करेगा वो? अपनी नाम नमक निशान बोलते हैं, हम क्यों मैं करता हूं? मुझे अपने पैटर्न की इज्जत लड़ना है, मुझे अपने साथियों की इज्जत लड़ना है, वो मैं नहीं लड़ता। मैं क्यों करता हूं? मेरे पीछे मुंह होता हूं जवानों को, मेरे पीछे क्यों आते हैं? उनको भरोसा है, उनको विश्वास है कि मैं देखभाल करूंगा, उनके साथ रहूंगा, उनकी जान बचाऊंगा मैं। लेकिन जब वो 4 साल के लिए आएगा, वो बोलेगा मैं खुद अपनी जान जोखिम में डालूं। हमने ये पीएलए का देखा है, आप लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में जाइए, पीएलए सोल्जर्स जो है इंडियन सोल्जर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हैं? जनरल कुलकर्णी तो सियाचिन में रहे, उनको तो पता होना चाहिए, फर्स्ट सोल्जर सियाचिन, कि वहां पर जो आता है 2 साल के लिए जो कंस्क्रिप्ट आता है, वो ये सोच रहा है मैं 2 साल पूरा करूं, वापस जाऊंगा, मुझे एडमिशन मिलेगी, मुझे मिलेगा, तो वो बिल्कुल वापस देख रही, वो लुकिंग ऑन शोल्डर की, मैं मां के पास जाऊंगा, करके वापस जाऊंगा, मैं रिस्क क्यों लूं? ठीक, तो उसको देख के आप लड़ाई देख ली यूक्रेन में, टेक्नोलॉजी ठीक है, बट सर ऐसे ही मतलब मैं आप जो बातें कह रहे हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, भारतीय फौज के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उदाहरण दिया कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि ऐसी ही भर्ती स्कीम पर चलते हैं, उसमें इजराइल का नाम भी दिया जाता है, फ्रांस का नाम भी लिया जाता है। एक साल की भी भर्ती होती है, और इजराइल के अंदर जो है 30 महीने पुरुषों के लिए, 22 महीने महिलाओं की भर्ती होती है, और उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सोल्जर्स में गिना जाता है। तो इजराइल की बात अलग है, तो उनकी पॉपुलेशन दिल्ली से कम है, उनकी पॉपुलेशन
ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपना कंटेक्स्ट है, उनकी अपनी थ्रेट एनालिसिस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, हमारे सिक्योरिटी चैलेंज अलग है। हमारे 3488 किलोमीटर का इंडिया चाइना बॉर्डर है जो कंटेस्टेड है। हमारी AGPL है जो सियाचिन में 126 किलोमीटर की कंटेस्टेड है। हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन होता है, कंटेस्टेड है वो। ठीक है, या तो आपके बॉर्डर आपको तो वो बिल्कुल अलग चीज है। आपने सर 2-3 बहुत बड़े विषय उठाए जनरल साहब, मैं उनका जवाब आगे लेता हूं। मैं एक बार जनरल मैसन का रुख कर लूं, उसके बाद हमारे बाकी जो 2 बड़े मेहमान उनके पास हम चलेंगे। आपने ये कहा अभी, जनरल भाटिया ने ये कहा, जनरल मैसन, कि आपके पास जो जवान आएगा वो पूरी तरीके से सोल्जरिंग के लिए तैयार नहीं होगा, वो पूरा सैनिक नहीं बन पाएगा 4 साल के अंदर, और वो जब वो सेना में भर्ती हो भी जाएगा ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद भी उसके पास सेना के लिए, देश के लिए लड़ने का जो जज्बा होना चाहिए वो पूरी तरह नहीं होगा। वो ये सोचेगा कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूं, जबकि 4 साल बाद मुझे तो चंद लाख रुपए देकर के वापस भेज दिया जाना है, तो वो अपनी जान खतरे में डालने से बचेगा, कतराएगा। आपको ऐसा लगता है? सौरभ, पहली बात ये, जो जहां तक स्कीम का सवाल है, ये काफी इस पे चर्चा हो रही है। देखिए, इरादा तो नेक है, अच्छा इरादा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीजों को एनालाइज किया जाए तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी बात है। अब इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये समझना है कि एक जवान, पहली बात, जवान कहां से आते हैं? ये रूरल इंडिया से आते हैं, गांव से आते हैं। वो फौज में क्यों आता है? कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है वो देश की सेवा के लिए आ रहा है, लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है, वो एक अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आ रहा है, उसको एक नौकरी चाहिए। और वो फौज में इसलिए आ रहा है, इज्जतदार नौकरी है, देश की सेवा करने आ रहा है, और साथ में इसको पता है कि फौज मेरी देखभाल कर रही है। कैसे? कि जब तक मैं फौज में हूं मैं लड़ूंगा, देश के नाम पे लड़ूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि फौज मेरी हर चीज को देख रही है। साथ में मेरे को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है पेंशन के लिहाज से, वो सबसे जरूरी चीज है। मैं 1 हफ्ते पहले कुछ जवानों से बात कर रहा था गुड़गांव में रह के, क्योंकि वहां पर वैरायटी ऑफ जवान है, मैं उनकी रेजिमेंट नहीं बताऊंगा। जवानों से मैंने पूछा, ये स्कीम आप लोग के लिए लागू है, आप लोग का क्या सोच विचार है? और जो एक जवान ने बोला वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये बोला कि सर, फौज में हम इसलिए आते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है हमने अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। और अगर आज पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ये सब में पेंशन मिलती है, वहां पर एक जवान 60 इयर्स पे रिटायर होता है। हम अभी सिर्फ अगर 4 साल करेंगे तो कोई भी जो भर्ती होने आएगा उसके लिए फौज एक लो प्रायोरिटी हो जाएगी, और वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वगैरह में जाना चाहेगा, क्योंकि वहां उसको एक सिक्योरिटी है। देखिए, देश के लिए एक जज्बा अलग चीज है, लेकिन सबको एक सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। और उसको पता है, जब मैं फौज छोड़ूंगा, फौजी हर टेरेन में जाते हैं, सियाचिन से लेके लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार से लेके राजस्थान तक, हर टेरेन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है ये मैंने सहना है, देश के लिए सहना है और अपनी फैमिली के लिए सहना है। क्योंकि कल जब मैं रिटायर होऊंगा, ये मेरा जो पैसा है, पेंशन आएगी, मैं अपने परिवार को देख सकता हूँ। 35 से 40 साल की उम्र में वो फौज छोड़ देता है, मजबूरन उसको पेंशन जाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये हकीकत है, कल रक्षा मंत्री ने भी बताया कि अनाउंसमेंट किया जाएगा ये स्कीम का, कि उनको सेंट्रल आर्म पुलिस वगैरह में एब्जॉर्ब किया जाएगा, होम मिनिस्टर ने भी बोला है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, जिस दिन उनको गारंटी मिल गई कि आपको अगर फौज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, जो 75% लोग निकलने हैं, तो अगर आपको गारंटी है कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर लेगा, सबके साथ अगर एक बॉन्ड साइन किया जाए कि अगर आप यहाँ पर नहीं हुए और आपको कल निकाल दिया गया, निकालना तो है ही, 75% लोग आपको स्टेट पुलिस में लिया जाएगा या यहाँ लिया जाएगा, एश्योरेंस है, गारंटेड है, तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। फिर वो जवान देश के लिए लड़ेगा, मरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं फ्यूचर सेफ है। लेकिन अगर कल फ्यूचर सेफ है, लेकिन कल उसको अगर बाहर जाके नौकरी देखनी है, देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट बहुत है। एक जनरल साहब यहाँ बैठे, वो स्पेशल फोर्सेस के हैं, मेरे दोनों बेटे भी स्पेशल फोर्सेस में हैं। स्पेशल फोर्सेस तो इलीट मानी जाती है, जिनकी मल्टी स्किल कैपेबिलिटी होती है। आज स्पेशल फोर्सेस वालों की कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर लेते हैं? मैं खुद एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया था। आज देश के पास इतनी ट्रेन्ड मैन पावर है, कितने लोग हैं फौज को लेते हैं?
मैं जवानों की बात कर रहा हूं, अफसरों की नहीं। भारतीय सेना में अब अग्निवीर जाएंगे। अब एक सैनिक जो जाएगा वो अग्निपथ स्कीम के तहत जाएगा, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। जीडी पाटिल साहब के पास जाना चाहता हूं, लासन ट्रूब्रोस हमारे साथ हैं। पाटिल साहब, पहले तो इस स्कीम के बारे में आपकी राय, और दूसरा जो इसका लार्जर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि इससे मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, वेपनाइजेशन के लिए पैसा और मिल पाएगा भारतीय फौज को, भारतीय सेना को। क्या उस वो करने के लिए ये सही तरीका है? सौरभ, आपने जो कहा कि ये सही तरीका है या नहीं है, मेरे ख्याल से वो वक्त अभी ख़त्म हो चुका है। भारत सरकार ने डिसीजन अभी अनाउंस कर दिया है कि ये स्कीम लागू होगी, इसी साल लागू होगी। अगले 90 दिनों में ये सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी हमें ये देखना है कि ये प्रोसेस अगर शुरू होता है तो इसको सबसे देश के फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है। अगर हम पूरा एक इंडिया का आज जो स्टेटस है कि हम स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस अगर हमें लाना है तो हमें मोर एंड मोर आत्मनिर्भर बनना है। अगर आत्मनिर्भर हमें बनना है तो हमें सारे इक्विपमेंट जो है वो यहाँ डिज़ाइन करने हैं, यहाँ बनाने हैं। इस तरफ अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल पॉलिसी एनवायरनमेंट जो है गए 3-4 सालों में, इसमें काफ़ी बदलाव आए हुए और काफ़ी कुछ इसमें फैसिलिटेशन हुआ है। यहाँ तक हम पहुँचे कि 85% इंडिजिनस इक्विपमेंट इसके आगे ख़रीदा जाएगा, क्योंकि जो टोटल फ्यूचर बजट्स है उसका 85% यहाँ होगा। 3 निगेटिव लिस्ट आ चुकी है, तो ये क्लियर है कि हमें यहीं से इक्विपमेंट लेना है। अगर यहाँ से हमें इक्विपमेंट लेना है तो ये इक्विपमेंट यहीं पे बनेगा। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात, हम अगर इक्विपमेंट यहाँ बनाने की बात करते हैं जी, तो अगर उसमें डोमेन नॉलेज आ जाता है, जो आज जो डोमेन नॉलेज है वो हम ऑफिसर्स, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हर एक कंपनी में यू कैन फाइंड ऑल ऑफ देम, तो ये एक तरीका है कि जिसके वजह से वो लोग यहाँ आ पाते हैं, इंडस्ट्री में आ पाते हैं। दूसरा पोजीशन है कि जो खुद इक्विपमेंट यूज़ करता है, जो जैसे गनर है, जो गनर अगर टरेट पे बैठ के या तो गन के साथ जो जुड़ा होता है जी, वो अगर आता है तो उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारी सारी इक्विपमेंट और सिस्टम जो आज है ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होने की जगह सॉफ्टवेयर डेवलप, मोर एंड मोर ओपन आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डेवलप सिस्टम्स है। और अगर सॉफ्टवेयर डोमिनेंट सिस्टम्स अगर ये है तो हमें यह पता है कि एज प्रोफाइल, व्हेन इक्विपमेंट अगर सॉफ्टवेयर ड्रिवन है तो एज प्रोफाइल इसमें बहुत मैटर करती है। और जो यंग बच्चे हैं हमें पता है कि वो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ जो है वो काफ़ी स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा हम इसमें यह देखते हैं कि जो 4 साल बाद अग्निवीर इंडस्ट्री में आ जाते हैं, क्योंकि 75% तो फौज लेनी नहीं है जी। मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री में हमेशा हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो अगर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहेंगे तो जो फ़ायदा है वो इंडस्ट्री का है। सेम चीज़ फ़ौज के साथ होगी, क्योंकि 75% अगर उसमें तो फाइनली सोल्जर नहीं बनेंगे तो सबसे अच्छे 25 जो है वो तो फौज रख लेगी। जो सबसे अच्छे 25 नहीं है बट एज गुड, वो अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो ये आप पाटिल साहब एक किस्म का भरोसा दे रहे हैं कि जो हमारी इंडिजिनियस भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें उन 75% जवानों के लिए जगह है, वो एब्जॉर्ब होंगे वहां पर। क्योंकि हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है, यहाँ इक्विपमेंट डिज़ाइन करके अगर प्रोड्यूस करना है तो उसमें तो आदमी लगते ही है। ये एक स्किल गैप जो थी इंडस्ट्री में, ये स्किल गैप काफ़ी तरह से इससे एड्रेस हो जाएगी। राइट। मैं अतलूरी साहब के पास भी जाना चाहता हूँ। अतलूरी साहब, आपकी नज़र से, अगर स्क्रीन पर आ जाए दोबारा जी, ठीक सर, आपकी नज़र से स्कीम के फायदे क्या हैं और क्या आपको भी इसमें कहीं कोई आशंकाएं दिखाई देती हैं? ये तो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशनल है। हम तो सोच रहे थे कि ये तो बहुत पहले आने चाहिए थे। अभी देखिए मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में, यूएस में हर जगह ऐसे ही है, यू गॉट नेशनल गार्ड्स वगैरह सब ऐसे ही है। और ये जो स्कीम आएगी, ये जाएंगे 25% अगर उधर चले गए जो आर्मी के रिक्वायरमेंट को सूट करते हैं। जो उधर से निकले जाएंगे 75%, ये हो सकता है कि वो आर्मी को नहीं सूट करते, दे विल बी मोर सूटेड टू द प्राइवेट इंडस्ट्री। और जैसे हम लोग आज काफी जवानों को लेते हैं अपने कंपनी में, हम हमारे के लिए तो दिस इज अ बून। वो जो आएंगे जब बाहर निकल के,
राइट फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट एंड एवरीथिंग हम इधर से ही लेंगे। तो ये तो दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल, एंड मैं तो सोचता हूँ कि ये 46,000 जो करा हुआ है ये बहुत कम पड़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑल्सो एंड फ्रॉम द सर्विसेज ऑल्सो। आप देखिए 4 साल के बाद ये मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू हो जाएगा कंप्लीटली। हम भी चाहते थे कि 4-5 साल करके डिसिप्लिन आएगा, एक पेट्रियोटिज्म आएगा, और दोज आर द काइंड ऑफ पीपल हमको जरूरत पड़ेगी। और नॉट ओनली हियर, अभी आपके पास जो ओला होंगे, ओला से लेके आपके जितने भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो लोग सब इन्हीं को प्रेफर करेंगे। आज आप जो इंजीनियर्स भी बाहर आते हैं, आप देखिए उनका हालत, बुरा हालत है, तो उससे ज्यादा इनको प्रेफर करेंगे लोग। और जो स्किल डेवलपमेंट है वो तो कहीं पे भी सिखाई जा सकती है, अगर वो आ सकते हैं तो दे वांट टू स्किलफुली। आपकी नजर से अतलूरी साहब आप ये कह रहे हैं कि इन जो वो 75% सैनिक जो नहीं अपनी सेवाएं दे पाएगा बाद में सेना को, उसको दोबारा एक नौकरी ढूंढना, एक सम्मानित नौकरी ढूंढना, जॉब सिक्योरिटी होना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा जो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है, क्योंकि आपकी कंपनी इसमें डील भी करती है, अभी यहाँ तीनों हमारे फौजी बैठे हुए हैं सीनियर, आपने उनको उनमें से कुछ की आशंकाएं हैं ये कि आप एक मोटिवेटेड सोल्जर जो है वो 4 साल में खड़ा नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल हमने अभी बाहर हर देश में इतना मोटिवेटेड, ठीक है, अगर वो आपको रेजिमेंटल इसमें करने का तो 4 साल के बाद भी होता रहेगा, और वाइल यूनिट में जाएंगे तब भी होते रहेगा। जो इथोस है सोल्जर का, क्रीड जो बनने का है, वो आज इनिशियली इसमें होने के बाद 4 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। बट आज जो टेक्नोलॉजी है अब ट्रेनिंग के लिए, जैसे हमारे पास हैं जो फायर आर्म्स सिमुलेटर्स वगैरह, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिमुलेटर्स हो गए, या टैंक ड्राइविंग और टैंक गनरी सिमुलेटर्स हो गए, ये एविडेंस बेस्ड है। आज उन्होंने टेस्ट किया हुआ है, इससे जो सोल्जर्स उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं 1/10 द कॉस्ट में वो एक अच्छा स्किलफुल सोल्जर बन जाता है, एंड प्रोबेबली इन 1/4 द टाइम जी। एंड ये इंडिया में प्रूव हो चुका है, इधर के पुलिस ने किया है, आर्मी ने किया है, टैंक्स के ऊपर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ऊपर किया हुआ है, जो उन्होंने काफी खरीदे भी हैं, अच्छी बात नहीं है, काफी मॉडर्नाइज किया हुआ है, ठीक है। और ये मानना है, आप कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में जाके देख लीजिए, एवरीबॉडी सिमुलेटर्स पे ही करते हैं। अरे ठीक, आपके हिसाब से उस सैनिक के जज्बे पे कोई कमी नहीं आएगी। मैं एक बार फिर भाटिया साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्त आशंका है उनको थी। भाटिया साहब, आपने बाकी लोगों को सुना, कुछ राय आपकी बदल रही है, कुछ आशंकाएं कम हुई? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है 40 साल का। देखिए, मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है, जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग में 3 चीजें होती है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। अब नॉलेज जो है कम टाइम में एक्वायर कर सकते हैं, स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्किल एक्वायर करता है। एटीट्यूड कहां से आएगा बताइए? एटीट्यूड को बहुत लंबा टाइम लगता है, और 2 वरिष्ठ हमारे इंडस्ट्री कैप्टन्स यहाँ बैठे हैं, ये तो वो भी मुझे एग्री करेंगे, जो रिटेंशन, इंडक्शन, रिटेंशन और ट्रेन मैन पावर, जो क्वालिटी मैन पावर है, ये मेजर चैलेंज है किसी भी इंडस्ट्री में। और जब आप फोर्स मल्टीप्लायर लाएंगे, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। मैं 100% सहमत हूं उससे, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और मैं हमेशा से बोलता हूँ सेल्फ डिफेंस, आज बहुत साल पहले से बोल रहा हूँ मैं कि हमें अपने आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो उसका तरीका है, जो उसका रास्ता है, जो हमने अपनाया है, वो गलत है। हमारा प्राइमरी रोल क्या है डिफेंस फोर्सेस का, वो देखिए। इज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्राइमरी रोल पहले, या हमारा सेकेंडरी रोल जो है उसको हम ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे, उसको 30,000 में आप नौकरी रख रहे हैं, वापस जाएगा, कौन सी इंडस्ट्री को 30,000 या 40,000 रुपए देगी? नहीं देगी। और दूसरी बात यह है, इंडियन सोल्जर जो वैसे उसकी कॉस्ट बहुत कम है बाकी से देखा जाए। हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, डेवलप्ड बात की, मैं बाहर वाली आर्मी से बात करता हूँ, मैं भी डीजी इन्फेंट्री था, जनरल संजय कुमार डीजी इन्फेंट्री थे। जब बाहर के देश की जो सीनियर मिलिट्री लीडर्स आते थे हमारे देश में, हमसे एक ही सवाल पूछते थे, जनरल साहब ये बताइए आपकी रेजिमेंटेशन कैसे चलती है? वो हमारे रेजिमेंट की स्टडी करते हैं। अगर आप मतलब अमेरिकन यूएस आर्मी से हम जब बात करते थे, वो बड़े घमंड से कहता था, आई हैव डन 1 टेन्योर इन अफगानिस्तान। अरे हमने जिंदगी निकाल दी पूरी कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, एलएसी पे, एलसी पर। वो 1 टेन्योर या 2 टेन्योर से बड़े खुश होते थे। तो आप देखिए, उनके तरीके अलग है, उनके सोसाइटी अलग है। नहीं, वो ठीक है भाटिया साहब, जैसे अभी आपकी की बात पर अभी हमने एक बयान दिखाया था, एडजुटेंट जनरल साहब का एक बयान दिखाया था, उनसे सवाल पूछा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, उन्होंने पूछा ये बात कि ये जो नाम नमक निशान पर जीने और मरने वाला आपका जवान है,
जो अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी पलटन के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, उसके जज्बे पर कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम लागू हो रहा है, इससे एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी देशभक्ति में कमी आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप कारगिल देख लीजिए, आप कोई भी लड़ाई देख लीजिए, जो हम करते हैं 4 साल में जो है जवान जो है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। जो नया जवान होता है हम यूनिट में उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम कॉन्ट्रडिक्शंस हैं स्कीम में। अभी हम कहते हैं कि प्रोफाइल जंग हो जाएगी। आज देखिए 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, 1 लाख तो वैसे ही कम हो गए, 1.25 लाख वैसे कम हो गए। अगले 5 साल में भर्ती करें 45 से 50 हजार, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 60 हजार की है। तो वो गैप कहां से फिल करेंगे? हम जंग कर रहे हैं प्रोफाइल या जीरो कर रहे हैं प्रोफाइल? तो जंग प्रोफाइल तो पहले से अगर 60 हजार हर साल भर्ती हो रहे हैं, वो जंग तो 60 हजार आ रहे हैं ना, अब 46 हजार आ रहे हैं, तो प्रोफाइल जंग नहीं होगी। प्रोफाइल हमारी जो है मैन पावर डेफिशिएंसीज होंगी। और अगर हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें होना पड़ेगा, आप फोर्स मल्टीप्लायर्स लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे। टेक्नोलॉजी एंड फोर्स मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई फोर्सेस, दे आर नॉट फोर्स सब्स्टिट्यूटर्स। लेट मी टेल यू निशी, अच्छा, फोर्स सब्स्टिट्यूशन बाद में आती है, फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, फोर्स सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर टाइम कम रह गया, एक बार जनरल कुलकर्णी, जनरल मैसन का एक शॉर्ट कमेंट आपकी बात पर जाना चाहूंगा। जनरल कुलकर्णी, ऐसे है सबसे बड़ी बात, सिस्टम आया है जिससे मैंने कहा शुरू में, ट्रेनिंग में कोई तब्दीली नहीं है, रिक्रूटमेंट में कोई तब्दीली नहीं है, डाइल्यूशन स्टैंडर्ड नहीं है, सब कुछ है। इम्प्लीमेंटेशन हमारी जिम्मेवारी है। अब हमने यकीन करना है कि नहीं, उनकी इस बात का जवाब दिए जनरल साहब, वो कह रहे हैं कि कोई आदमी वो लड़का 17-18 साल का जो 2 साल लगाता था, ट्रेनिंग करता था, दौड़ता भागता था कि मुझे फौज में जाना है जिंदगी भर के लिए, अब वो 4 साल के लिए क्यों आएगा? वो पहले पुलिस में जाने की कोशिश करेगा। और 4 साल का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हमने उसको जो 75% बाहर जा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के कह रहे हैं या होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इनको लेंगे, आप देखिएगा अभी नहीं 4 साल के बाद जो पहला 30,000 40,000 जो आ रहे हैं आज, अगले 90 दिन के बाद जब आएंगे, और वो जब 4 साल के बाद बाहर जाएंगे, वो जो 75% जो बाहर जाएंगे, जब उनकी मांग बढ़ेगी, जब उनका पूरा सोसाइटी में उद्धार होगा, तब कोई चाहेंगे उनको आने में। अगर वो सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं और वो 75% का डिमांड। साहब रोक रहा हूं आपको, मैसन साहब 30 सेकंड्स ही है मेरे पास, प्लीज फाइनल कमेंट्स आपके। देखिए, फाइनल कमेंट्स ये हैं कि ये जो स्कीम है, इरादा इंटेंट नेक है। इम्प्लीमेंटेशन में 4 साल के बाद ये जो एब्जॉर्प्शन शुरू होएगा, अगर सब जो भी निकलते हैं 75% लोग हर साल, अगर इनको गारंटीड, देखिए एक है बोलना, एक है गारंटी दी जाए लिखित में कि आपको कहीं ना कहीं हम एब्जॉर्ब करेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months to 1 year, देन बहुत बढ़िया है, मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा, देश के लिए लड़ेगा। लेकिन अगर उसको अनसर्टेनिटी में रखा जाएगा तो एक ये प्रश्न चिन्ह लगेगा। चलिए सर, तो समय मेरा खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपकी बातों से सबकी बात निष्कर्ष निकल के आई कि इंटेंट अच्छा हो सकता है, नेक लग रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, कैसी ये स्कीम लागू होती है, वो 75% जब समाज में लौटेंगे तो उनको कैसी सुरक्षा समाज प्रदान करेगा, ये सब आगे भविष्य में देखने वाली बातें होंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज हमें इस जटिल विषय पर अपनी समझ देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।